कुछ साल पहले की बात है। जन्नत की परी के पास एक बहुत ही खूबसूरत बतख थी। वो परी अपनी बतख का बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जब उस बतख ने अंडे दिए तो वो अंडा जन्नत से नीचे गिरकर सीधे जमीन पर आ गया। कुछ दिनों के बाद उस अंडे में से एक छोटी सी बतख बाहर निकली। वो छोटी सी बतख बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल जन्नत वाली बतख की तरह थी। वक्त गुजरता रहा। करीब के ही एक कस्बे में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। जिंदगी बसर करने के लिए एक छोटे से खेत के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। उस खेत में ही वो किसान सब्जियां उगाता और उन्हीं सब्जियों को खाकर और थोड़ा बहुत बेचकर अपना और अपने घर वालों का गुजारा करता। एक दिन किसान की बीवी ने उससे कहा, कितना अच्छा होता अगर हम लोग कभी कभार अंडे भी खा सकते। काश हमारे पास एक बतख होती जो रोज अंडे देती। मगर किसान के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो बतख खरीद सकता। उस दिन किसान अपने खेत की बहुत सारी सब्जियां लेकर बाजार गया और वहां उन्हें बेचकर पैसे मिले। उससे उसने एक बतख खरीद ली। किसान उस बतख को अपने घर लाया और उसके लिए घोंसला बना दिया जिसमें बतख आराम से बैठकर अंडे दे सके। ये जो बतख अंडे देगी उसे खाएंगे भी और कुछ बेच भी देंगे। किसान हमेशा यही सोचता रहा। वक्त गुजरने लगा और एक दिन सुबह किसान नाश्ते के लिए अंडे लेने बतख के घोंसले में गया और जब उसने देखा कि बतख ने एक खूबसूरत सोने का अंडा दिया है, तब उसने सोचा कि उस बतख की पैदाइश उसी अंडे से हुई है जो अंडा जन्नत से गिरा था। सोने का अंडा? मैं देख रहा हूँ, क्या वो सच है? तो मैं बहुत जल्द मालदार बन जाऊंगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ किसान बाजार में पहुंचा और उसने सोने के अंडे को काफी अच्छी कीमत में बेच दिया और ये सोचने लगा कि अब उसके दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। मगर बहुत जल्द उसे ये महसूस हुआ कि इतनी सी रकम में मनचाही खुशी नहीं मिल सकती। अब किसान बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा जब फिर से बतख सोने का अंडा दे। वो बतख का बहुत ख्याल करने लगा और बहुत जल्द वो दिन भी आ गया जब बतख ने एक और सोने का अंडा दिया। किसान और उसकी बीवी अंडे को देखकर बेहद खुश हो गए। किसान फौरन अंडे को लेकर बाजार गया और उसे भी ज्यादा कीमत में बेच दिया और अब तो वो किसान उस कस्बे के दौलतमंद इंसानों में गिना जाने लगा। वक्त के साथ साथ किसान और उसकी बीवी आहिस्ता आहिस्ता दौलतमंद हो गए। मगर जितना वो दौलतमंद होते गए उतना ही उनके मन में लालच और घमंड पैदा होने लगा। दोनों जल्द से जल्द दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसान बनने का ख्वाब देखने लगे। एक दिन किसान की बीवी ने उसे अपनी एक तरकीब बताई। कितना अच्छा होता अगर सारे के सारे सोने के अंडे हमें एक ही बार में मिल जाते। किसान को अपनी बीवी की ये तरकीब काफी पसंद आई, इसलिए दोनों ने बतख को काटकर उसके सारे सोने के अंडे एक ही बार में हासिल करने का फैसला किया। मगर लालच से कब किसका भला हुआ है। दोनों मियाँ बीवी ने फौरन एक ही साथ सारे के सारे सोने के अंडे हासिल करने की लालच में एक धारदार चाकू उठाकर उस बतख का पेट फाड़ दिया। लेकिन अपने इस लालच में उन्होंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। बतख के पेट में एक भी अंडा नहीं मिला और अब तो आगे भी एक भी सोने का अंडा मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। बेचारी बतख को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसके साथ ही किसान और उसकी बीवी के दौलतमंद होने का रास्ता भी बंद हो गया। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों, लालच बुरी बला है। कई साल पहले की बात है। एक गांव से कुछ दूरी पर दो ज़ईफ मियाँ बीवी एक छोटे मकान में रहते थे। ज़ईफ खातून लजीज खाने बनाने की बड़ी शौकीन थी और रोज कुछ न कुछ लजीज खाने बनाया करती। एक रोज उसने अपनी खानादारी के तरीके वाली किताब में जिंजर ब्रेड बनाने की तरकीब पढ़ी और एक रोज जिंजर ब्रेड बनाने का फैसला किया और जिंजर ब्रेड बनाने की तैयारी करते हुए मैदे के आटे से एक शक्ल बनाई, एक बच्चे की शक्ल। वैनिला क्रीम से उसकी आंखें बनाई, स्ट्रॉबेरी क्रीम से होठ बनाए, मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करके उसे कपड़े पहनाए और उसका नाम रखा जिंजर ब्रेड बच्चा। उसने जिंजर ब्रेड बच्चे को ओवन में सेकने के लिए डाल दिया और कुछ ही देर बाद उस ज़ईफ खातून ने ओवन के अंदर से एक आवाज सुनी,
मुझे बाहर निकालो, बराए मेहरबानी मुझे बाहर निकालो, यहाँ बेहद गर्मी है, जल्द से जल्द मुझे बाहर निकालो। कोई तड़प कर कह रहा था। कौन हो सकता है? ये सोचते हुए उसने अवन खोला और जैसे ही उसने अवन खोला, जिंजर ब्रेड लड़का अवन से बाहर कूदकर भागने लगा। ज़ईफ मियाँ बीवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और जब तक वो कुछ समझ पाते, जिंजर ब्रेड बच्चा बाहर की तरफ भागता हुआ सड़क पर पहुंच गया। वो ज़ईफ मियाँ बीवी भी जिंजर ब्रेड के पीछे भागने लगे, दोनों से पुकारने लगे, रुको जिंजर ब्रेड बच्चे, हम तुम्हें खाना चाहते हैं, रुक जाओ। भागते भागते उन दोनों का दम फूलने लगा। उन्होंने जिंजर ब्रेड बच्चे का कुछ दूरी तक तो पीछा किया, लेकिन वो उनके गिरफ्त में न आया। उसकी रफ्तार इनसे काफी तेज थी। कुछ दूर आगे निकलने के बाद जिंजर ब्रेड बच्चा खेत में खड़ी एक गाय के पास से गुजरा। उस गाय ने उसे आवाज लगाई, रुको नन्हे बच्चे रुको, तुम बड़े लजीज दिख रहे हो, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। लेकिन वो जिंजर ब्रेड बच्चा गाय की बात पर गौर किए बगैर दौड़ता ही रहा। उसने देखा गाय उसका पीछा कर रही है। गाय ने बेहद कोशिश की मगर उसे पकड़ न पाई। वो बच्चा गाय से भी काफी तेज दौड़ रहा था। जिंजर ब्रेड बच्चे ने जैसे ही कुछ और दूरी तय की, रास्ते में उसे एक घोड़ा मिला। मैं भूखा हूँ और तुम लजीज हो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, रुको। ये कहते हुए घोड़ा जिंजर ब्रेड बच्चे के पीछे भागने लगा। जैसे ही जिंजर ब्रेड बच्चे ने घोड़े को अपने पीछे दौड़ते देखा, वो और तेज दौड़ने लगा। घोड़ा किसी भी कीमत पर जिंजर ब्रेड बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ जिंजर ब्रेड बच्चा खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगा। इसमें कोई शक न था कि जिंजर ब्रेड बच्चा ज़ईफ मियाँ बीवी और गाय की गिरफ्त से भागने में पूरी तरह कामयाब रहा था। उसे मुकम्मल यकीन था कि वो इस घोड़े के हमले से भी खुद को बचा ही लेगा। आखिरकार ये उसकी जिंदगी का सवाल था, इसीलिए वो भूखे घोड़े से बहुत तेज दौड़ रहा था और देखते ही देखते वो घोड़े की पहुंच से बहुत दूर निकल गया। जिंजर ब्रेड बच्चे को ये पुख्ता यकीन हो गया कि अब उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा और जैसे ही वो दौड़ता हुआ जंगल से गुजरने लगा, एक चालाक लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी। ये जिंजर ब्रेड बच्चा लजीज खाना हो सकता है, लोमड़ी ने सोचा और पुकारा, प्यारे बच्चे जरा रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जिंजर ब्रेड बच्चा अच्छी तरह से वाकिफ था कि उस लोमड़ी को क्या चाहिए, इसलिए वो बिल्कुल नहीं रुका बल्कि भागता ही रहा। अब लोमड़ी ने काफी फुर्ती से उसका पीछा किया। जिंजर ब्रेड बच्चा बिना खौफ के कुछ गुनगुनाता हुआ भागता ही रहा। उसकी रफ्तार काफी तेज थी पर लोमड़ी ने भी हार न मानी। लार टपकाते हुए उसने भी जिंजर ब्रेड बच्चे का पीछा करना जारी रखा। वो हर हाल में जिंजर ब्रेड बच्चे को अपना लुकमा बनाने का ठान चुकी थी। बहुत जल्द जिंजर ब्रेड बच्चा नदी के किनारे पहुंच गया था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। इतना ही नहीं, उसे ये भी डर था कि अगर वो पानी में गया तो वो घुल जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। उसे खुद को बचाने की कोई राह नजर न आई। अब मैं क्या करूं? नदी किनारे एक चट्टान पर खड़ा वो कश्मकश में लगा रहा। इतने में लोमड़ी भी नदी किनारे आ गई और उसने बच्चे की परेशानी का फायदा उठाने का सोचा। वो बच्चे के करीब आकर बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले चलूंगी, मुझे तैरना आता है, तुम बस कूद कर मेरी दुम पर सवार हो जाओ। लोमड़ी ने बड़ी मासूमियत से कहा। जिंजर ब्रेड बच्चा चालाक लोमड़ी के बहकावे में आ गया और वो कूदकर लोमड़ी की दुम पर जा बैठा। लोमड़ी जैसे ही नदी के बीच मंझधार में पहुंची, उसने कहा, मैं तुम्हें दुम पर और ज्यादा नहीं बिठा सकती, तुम मेरी पीठ पर आ जाओ, यूं सही सलामत बचे रहोगे। जिंजर ब्रेड बच्चे के पास कोई और दूसरी राह न थी। उसने वैसा ही किया जैसे लोमड़ी ने कहा। वो ये तो जानता था कि लोमड़ी के दिमाग में कोई खुराफात करने की साजिश चल रही है, मगर उसने अपना शक लोमड़ी पर जाहिर न होने दिया। तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, मैं अब तुम्हें अपनी पीठ पर ढो नहीं सकती। कुछ और दूर तैरने के बाद लोमड़ी ने बच्चे से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरे सर पर सवार हो जाते। क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। और फिर जिंजर ब्रेड बच्चा बड़ी चालाकी से लोमड़ी के सर पर कूद जाता है। कुछ देर बाद लोमड़ी फिर से कहती है, मेरे लिए काफी आसान हो जाता अगर तुम मेरी नाक पर सवार हो जाते, बहुत जल्द हम नदी के उस पार होंगे।
और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो चले जाना। और जैसे ही लोमड़ी नदी के दूसरे किनारे पहुंची, उसने जिंजर ब्रेड बच्चे को हवा में ऊपर उछाल दिया और झट से मुंह खोलकर आंखें मूंदकर उसे अपना लुकमा बनाने के लिए तैयार बैठ गई। लेकिन उसके मुंह में तो कुछ ना आया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि जिंजर ब्रेड बच्चा एक दरख्त पर बैठा है और कहता है, अब अगली बार अपनी किस्मत आजमाना चालाक लोमड़ी, अभी थोड़ी सी धूल चाट लो। हा 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 हा। बादशाह के नए कपड़े। कई सालों पहले एक गांव में एक बादशाह रहता था। बादशाह अपनी दौलत नए कपड़े सिलवाने में और डिजाइन करने में खर्च कर देता था। उसे अपनी रियाया की कोई भी फिक्र न थी। वो सिर्फ अपने कपड़ों के बारे में सोचता। बादशाह हर रोज नए नए कपड़े पहनता। लोगों का मानना था कि बादशाह हर 1 घंटे में नए कपड़े बदलता था। एक दिन सुबह ठीक उसी रियासत में 2 ठग दाखिल हुए। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने पहना क्या है। उन्होंने अपने कपड़ों की इतनी तारीफ की कि लोग उनके झांसे में आ गए। उनका कहना ये था कि सिर्फ अक्लमंद शख्स ही इन कपड़ों को देख सकता है। देखते ही देखते वो इतने मकबूल हो गए कि बादशाह तक ये खबर पहुंच गई। बादशाह ने सोचा, वाह, इनके लिबास तो इतने खूबसूरत है कि वो सिर्फ अक्लमंद लोगों को ही दिखाई सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे ये तो पता चलेगा कि मेरे वजीरों में से कौन सबसे ज्यादा अक्लमंद है। बादशाह ने उन दोनों को ढेर सारे पैसों और रेशम के कपड़ों से नवाजा। उन ठगों ने सारा रेशम का कपड़ा और धागा अपने कमरे में मंगवाया और कपड़ा बुनने का नाटक करने लगे। वो दोनों महंगे रेशम के कपड़े और सुनहरे धागे अपने पास रख लेते थे और पूरी रात बुनाई का बस ढोंग रचते थे। वो दोनों काफी रात तक खाली करघा पर काम करने का ड्रामा करते थे। ऐसे कैसे करते हैं ये लोग? बादशाह सोचने लगा। अब वो घबरा गया। उसे इस बात की फिक्र थी कि ये लोग जो भी कपड़ा सीते हैं वो सिर्फ अक्लमंद इंसान को ही नजर आता था। ऐसा न था कि वो खुद को नाअहल समझता था, लेकिन वो खुश होता अगर उससे पहले कोई और शख्स उन कपड़ों को देख लेता। मैं मेरे ईमानदार वजीर आला को उन दर्जियों के पास पहले भेजूंगा। बादशाह ने सोचा। अब वजीर आला उन दर्जियों के पास पहुंचा जहां वो लोग खाली करगा के सामने बैठे थे। बहुत आला, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चीज है। क्यों मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है? लेकिन वो अक्लमंद था। उसने ऐसा कहा नहीं। ऐ खुदा, क्या ये हकीकत है कि मैं असल में इतना बेवकूफ हूँ? मुझे किसी के सामने ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि मुझे सिए हुए कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको हमारा काम कैसा लगा? बहुत खूब। वाह, क्या बात है, क्या रंग है कपड़ों का, बहुत खूब। मैं इन कपड़ों की तारीफ बादशाह सलामत की तरफ जरूर करूंगा। वजीर आला बड़े गौर से उन दर्जियों की बातें सुनने लगा और वजीर आला ने ठीक उसी तरह जाकर बादशाह को सारी हकीकत बताई। अब उन ठगों ने और रेशम के कपड़े, सोने के धागे और पैसों की मांग की। उन दर्जियों ने सारा सामान अपने पास जब्त किया और काम करने का दिखावा करने लगे। कुछ वक्त बाद बादशाह ने एक और वजीर को उन दर्जियों के पास भेजा, ये देखने के लिए कि आखिर सिलाई कैसे चल रही है। लेकिन उस वजीर के साथ भी वही हुआ जो वजीर आला के साथ हुआ था। वो कुछ न देख पा रहा था सिवाय उन खाली करघों के। मुझे पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ।
میں اس کام کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور پھر وہ ان کپڑوں کی تعریف کرنے لگا جو اسے دکھائی نہیں دیے، اور وہ بادشاہ کے سامنے کپڑوں کی خوبصورتی، ڈیزائن اور بہترین رنگوں کی تعریف کرنے لگا۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ وہ خود جا کر ان درزیوں کا کام دیکھے گا۔ اس نے اپنے ساتھ تمام وزیروں کو ان درزیوں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ لوگ درزیوں کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ چالاک درزی خالی کرگھوں پر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ واہ کتنا خوبصورت ہے، نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، بہت ہی لاجواب ہے۔ تمام وزیروں نے کہا، یہ سوچ کر کہ دوسروں کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دیکھ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا ہے یہ؟ میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ کیا میں اتنا بیوقوف ہوں کہ میں میری سلطنت کے لیے ناقابل ہوں؟ یہ سب سے بدترین چیز ہے جو میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس نے زور سے کہا۔ اوہ یہ تو بے مثال ہے۔ اس نے خالی کرگھے کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ بادشاہ کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر تمام وزیر بھی خالی کرگھے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ کی باتوں سے حامی بھری۔ لاجواب، بہترین۔ جلوس سے ایک رات قبل ٹھگوں نے پھر سے ڈھونگ کرنا شروع کیا۔ آخر کار بادشاہ سلامت کے کپڑے تیار ہو گئے، سچ مچ تیار ہے۔ پھر اگلی صبح وہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس درزی کے کمرے میں گیا۔ بادشاہ سلامت۔ دونوں ہی جھک کر آداب بجا لائے۔ جیسے ہی بادشاہ کمرے میں داخل ہوا، آپ کا استقبال ہے بادشاہ سلامت۔ اب اس ٹھگ نے آہستہ سے میز پر سے کپڑا اٹھایا اور بادشاہ کو دکھانے لگا، اور اس طرح کپڑوں کی تعریف کرنے لگا مانو سچ میں اس کے ہاتھوں میں کپڑا ہو، لیکن دراصل اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ یہ رہا آپ کا شاہی لباس بادشاہ سلامت، وہ تعریف کرتے ہوئے بولا، اور دوسرا ٹھگ بھی اسی طرح گیا کپڑا اٹھانے اور کہنے لگا، یہ رہا لبانہ، اور یہ رہی آپ کی اچھی قیمت۔ یہ اتنی ہلکی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ پہنا ہی نہیں۔ بادشاہ سلامت یہی تو ہے ہماری خاصیت۔ اچھا بادشاہ سلامت، جلدی سے آپ اپنے کپڑے اتار دیجئے۔ اس ٹھگ نے کہا، تاکہ ہم آپ کو یہ شاہی لباس پہنا سکے۔ اور یہ رہا آئینہ۔ بادشاہ کو وزیروں نے اس کے کپڑے اتارنے میں مدد کی۔ اس کے بعد درزیوں نے بادشاہ کو اپنے ہاتھوں سے بنے کپڑے پہنانے کا ڈھونگ کیا۔ بادشاہ بھی کبھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا تو کبھی کالر ٹھیک کرتا، مانو جیسے وہ لوگ اسے سچ میں کپڑے پہنا رہے ہو۔ بادشاہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ دونوں درزی بھی بادشاہ کے پیرہن کی تعریف کرنے لگے۔ مہربان۔ پہلے درزی نے وزیروں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا آپ لوگوں کا اس پر کچھ کہنا نہیں؟ سارے خوشی سے کہنے لگے، بہترین، اعلیٰ، بہت ہی بڑھیا۔ کیا کیا کپڑے سے لائے ہیں آپ نے، رنگ برنگے، بہترین، خوبصورت۔ تبھی جلوس کا اعلان ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی بگی تیار ہے سلطنت میں سیر کے لیے۔ میں جلوس کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا اور سوچا، کیا حقیقت میں ان کپڑوں میں اچھا لگ رہا ہوں؟ پھر بادشاہ کے سپاہیوں نے ان کا تمبو اٹھایا۔ ریاست کی تمام عوام بادشاہ کے پیرہن کی خوب تعریفیں کرنے لگے۔ واہ واہ، خوب اعلیٰ۔ بادشاہ سلامت نے اس سے پہلے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے۔ ہاں سچ کہہ رہے ہو۔ بادشاہ ان سب باتوں سے بے حد خوش ہو گیا۔ پر بادشاہ سلامت تو بد لباس ہیں۔ بچے کے ابا نے کہا، خاموش ہو جاؤ بیٹا۔ لیکن اطراف کے لوگوں نے بھی اس کی آواز سنی اور تمام لوگ دھیرے دھیرے وہی کہنے لگے۔ بھیڑ میں سے ایک شخص زور سے بولا، ارے بھائی، ارے راجا نے تو کچھ نہیں پہنا۔ وہاں پر ایک بچہ ہے جو کہہ رہا ہے راجا نے تو کچھ نہیں پہنا۔ ارے ہاں بھائی، راجا نے تو کچھ نہیں پہنا۔ بادشاہ کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اسے خبر تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کی عوام سچ کہہ رہی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا اور آگے بڑھ گیا۔
फिर वो खुद से मुखातिब हुआ। ए खुदा, मैंने तो पूरी सल्तनत में अपनी बदलिबासी की नुमाइश लगा दी। बादशाह ने देखा कि अब भी उसके सिपाहियों ने उसका लिबास पकड़ रखा है तो उसे खुद पर बहुत हंसी आई।